हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं +2 जेईई मेंस का एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी। +2 के प्रोबेबिलिटी में जो एक टॉपिक है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम, हम इसे कवर करने वाले हैं। आज देखते हैं क्या होता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम। देखिए, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और जो बेस थ्योरम है, ये दोनों टॉपिक आपस में काफी लिंक है, या ऐसा बोलिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का ही एक्सटेंशन पार्ट है बेस थ्योरम। हम दोनों कवर करेंगे एक ही साथ, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और हम इधर कवर करने वाले हैं बेस थ्योरम। देखिए, तो इन दोनों थ्योरम को, इनके मेन कॉन्सेप्ट्स को, ये थ्योरम कहाँ अप्लाई करना है, इस सारे अप्रोच को हम एक बड़े सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ही दोनों थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट है, कब अप्लाई करना है, क्या अप्रोच है, सारा देखेंगे। तो एग्जाम्पल हम करते क्या हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अपने बारे में। जैसे कि मेरे घर में मेरी एक दादी है, तो मेरी दादी के पास पुराने जमाने के कुछ बक्से पड़े हुए हैं, जो लकड़ी वाले बने होते थे, वैसे बक्से, वुडन बॉक्सेस। तो उन लकड़ी के बक्से में कुछ रखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारी दादी के पास लकड़ी का एक बक्सा ये पड़ा हुआ है, लकड़ी का दूसरा बक्सा ये पड़ा हुआ है, और लकड़ी का तीसरा बक्सा ये पड़ा हुआ है। ये पड़े हुए हैं 3 बॉक्सेस। अब दादी के इस बॉक्स नंबर 1 में, इस बॉक्स नंबर 2 में और इस बॉक्स नंबर 3 में, तीनों ही बॉक्सेस में कुछ रखे हुए हैं, कोई सामान जो बहुत कीमती है। इसे मान लेते हैं, तो इन बॉक्सेस में रखे हुए हैं कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स कुछ रखे हुए हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि इस पहले बक्से में रखे हुए हैं 5 गोल्ड कॉइन्स और इसमें रखे हुए हैं 16 सिल्वर कॉइन्स। दूसरे बक्से में रखे हुए हैं 7 गोल्ड कॉइन्स और मान लो यहां रखे हुए हैं 10 सिल्वर कॉइन्स। तीसरे बक्से में रखे हुए हैं 8 गोल्ड कॉइन्स और रखे हुए हैं 18 सिल्वर कॉइन्स। ऐसे तो मेरी दादी के पास 3 बक्से हैं, उन बॉक्सेस में गोल्ड एंड सिल्वर के कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं। अब पुराने जमाने के हैं तो काफी कीमती होंगे, ऐसा मान लीजिए। तो ऐसा हुआ क्या कि अब ये बात गांव में फैल गई कि हमारे घर में 3 बक्से हैं पुराने जमाने के, जिसमें कॉइन्स हैं सिल्वर के, गोल्ड के। तो ये बात किसी चोर तक पहुंच गई। तो अब वो चोर हमारे घर में चोरी करने आया। ठीक है, चोरी करने आया, रात के टाइम में अंधेरा था पूरे कमरे में। तो अब वो चोरी करने तो आ गया, उसको 3 बक्से दिखाई दिए। अब वो कंफ्यूज कि चोरी तो करना है, लेकिन किस बॉक्स से चोरी करना है। अब वो तीनों में से किसी एक बॉक्स से वो चोरी करने का ट्राई किया। लॉक लगे हुए थे, लॉक को तोड़ा, किसी एक बॉक्स के लॉक को तोड़ा और उस बॉक्स से एक कॉइन चोरी किया। वो चोर बड़ा ईमानदार था, बहुत ही ऑनेस्ट था। उसने एक ही कॉइन चोरी किया, उसको कुछ पैसे की आवश्यकता होगी, थोड़े पैसे की, इसलिए उसने एक कॉइन चोरी किया। अब वो कॉइन चोरी किया। अब हमें यह बताना है कि चोरी हो चुका है। चोरी क्या हुआ है? 1 कॉइन। ध्यान दीजिएगा, जो कॉइन चोरी हुआ है 1 कॉइन स्टॉलन, 1 कॉइन चोरी हो रखा है। तो अब हमें क्या बताना है? हमें यह बताना है कि जो कॉइन चोरी हुआ है वो कॉइन गोल्ड का कॉइन था, इसके क्या चांसेस है, इसके क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब जो कॉइन चोरी हुआ है वो कॉइन गोल्ड का होगा, इसका क्या चांसेस है। मतलब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ G, मान लीजिए G फॉर गोल्ड कॉइन। मतलब चोर ने चोरी किया, एक कॉइन चोरी हो चुका है। बस हमें यह बताना है कि वो जो कॉइन चोरी हुआ है क्या चांसेस हैं कि वो गोल्ड के चोरी हुए, क्योंकि उसके अंदर, बॉक्स के अंदर तो कॉइन गोल्ड के भी हैं, सिल्वर के भी हैं। तो कॉइन चोरी गोल्ड का भी हो सकता है और चोरी सिल्वर का भी हो सकता है।
अब देखिए, तो कैसे पता करें हम ये कि कॉइन चोरी हुआ है वो गोल्ड का हुआ है? इसके लिए हमें ये समझना है कि भाई कॉइन गोल्ड का चोरी हुआ ये पता करना है। ध्यान से सोचिए कि गोल्ड का कॉइन चोरी किस बॉक्स से हो सकता है? गोल्ड के कॉइन तो तीनों बॉक्सेस में है, चोरी कहीं से भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए एक केस ले लेते हैं, अगर फर्स्ट केस में अगर मान लीजिए कॉइन चोरी बॉक्स नंबर 1 से हुआ, अगर चोरी बॉक्स नंबर 1 से हुआ है, यहां से एक कॉइन चोरी हुआ है, मतलब एक कॉइन निकाला गया है, तो उस कॉइन के गोल्ड होने का चांस कितना है? 5 गोल्ड और पूरा है 21, 5/21। अगर इस वाले बॉक्स से चोरी हुआ है तो क्या चांस है गोल्ड होने का? गोल्ड 7, टोटल 17, 7/17। अगर चोरी थर्ड बॉक्स से हुआ है तो क्या चांस है गोल्ड होने का? 8 गोल्ड, टोटल 26, 8/26 चांसेस है गोल्ड होने के। ऐसा ठीक है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि चोरी कहां से हुआ है, बॉक्स 1 से हुआ या बॉक्स 2 से या बॉक्स 3 से। हमें जब पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम तीनों केस ले लेंगे। पहले मान लेंगे फर्स्ट केस में कि भाई चलो मान लेते हैं कि चोरी बॉक्स 1 से हुआ है। चोरी कहां से हुआ है? बॉक्स 1 से हुआ है, और बॉक्स 1 के अंदर से गोल्ड चोरी हुआ है। तो पहले हमें यह डिसाइड करना है कि चोरी किस बॉक्स से हुआ है। फर्स्ट केस हम मान लेते हैं कि चोरी हुआ है बॉक्स 1 से, P ऑफ B1, मतलब बॉक्स 1 से चोरी होना। अब जब चोरी बॉक्स 1 से हुआ है, ये क्लियर है मान लीजिए, तो अब बॉक्स 1 से गोल्ड का चोरी होना, जब चोरी बॉक्स 1 से हुआ है, या ये चोरी बॉक्स 2 से भी हो सकता है। सेकंड केस है, सेकंड केस में जब चोरी बॉक्स नंबर 2 से हुआ है, इन दैट केस गोल्ड का चोरी होना। और अगर चोरी बॉक्स नंबर 3 से हुआ है, इन दैट केस गोल्ड का चोरी होना। मतलब गोल्ड चोरी ये 3 प्रकार से हो सकता है। अगर चोरी बॉक्स 1 से हो तो भी गोल्ड चोरी हो सकता है, और अगर चोरी बॉक्स 2 से हो तो भी गोल्ड चोरी हो सकता है, और अगर चोरी बॉक्स 3 से हो तो भी गोल्ड चोरी हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा गोल्ड के चोरी होने का ऑल पॉसिबिलिटी। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूले को ही हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। मतलब हमें गोल्ड का कॉइन चोरी होने का निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो हमने देख लिया कि भाई गोल्ड का कॉइन कहां कहां से चोरी हो सकता है, तो मालूम पड़ा कि गोल्ड का कॉइन बॉक्स 1, 2, 3 तीनों बॉक्स चोरी हो सकता है। तो सबसे पहले हमने पहला केस लिया कि अगर मान ली चोर ने चोरी किया बॉक्स 1 से, बॉक्स 1 से चोरी किया, फिर गोल्ड का चांस, बॉक्स 2 से चोरी किया, फिर गोल्ड का चांस, और बॉक्स चोरी किया 3 से, फिर गोल्ड का चांस। तो यहां देखिए आप, सबसे पहले कि भाई चोरी बॉक्स 1 से होना चाहिए। अब अंधेरे में 3 बॉक्स रखे हुए हैं, चोर को चोरी करना है, तो वो चोरी तो बॉक्स 1, 2, 3 कहीं से भी कर सकता है। तो बॉक्स 1 से चोरी होने का क्या चांसेस है? बॉक्स 1 से चोरी होने के चांसेस है 1/3। 3 बॉक्सेस, इससे करना है चोरी, तो 1/3 चांसेस है। अब देखिए, जब चोरी बॉक्स 1 से हो ही गया, ये क्लियर है मान लीजिए, तो अगर चोरी बॉक्स 1 से हुआ है तो इसमें कितने गोल्ड है? हमें गोल्ड चोरी करना है, तो इसमें गोल्ड है 5, और पूरे कितने हैं? 21, प्लस बॉक्स 2 से चोरी होना। बॉक्स 2 से चोरी होने के क्या चांसेस है? 3 बॉक्सेस हैं, तो बॉक्स 2 से चोरी होने का चांसेस 1/3। अब बॉक्स 2 से गोल्ड का चोरी होना, बॉक्स 2 से गोल्ड का चोरी होना 7/17, प्लस बॉक्स 3 से चोरी होना, इन तीनों में से इस वाले बॉक्स से चोरी होना के चांसेस 1/3। 3 बॉक्सेस है, चोरी यहां से होना 1/3 चांसेस है। बॉक्स 3 से गोल्ड का चोरी होना, ये है हमारे पास 8/26। ऐसा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर आप देख पा रहे होंगे 1/3, 1/3, 1/3 कॉमन निकाल लिए, 5/21, 7/17 एंड 8/26। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे एल्स में लेकर के। फाइनली जो भी आएगा वही क्या होगा? गोल्ड
के कॉइन के चोरी होने के चांसेस, चोरी तो हुआ ही है, वो कॉइन गोल्ड का हो उसके क्या चांसेस हैं, तो उसके ये चांसेस हैं। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि इसके क्या चांसेस हैं कि चोरी सिल्वर का कॉइन हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कि जो चोरी हुआ है वो एस फॉर सिल्वर का कॉइन है। तो अब सिल्वर का कॉइन सेम टू सेम, जैसे गोल्ड सिल्वर, सिल्वर तीनों बॉक्सेस में है। तो अगर चोरी बॉक्स 1 से हुआ है, चोरी पहले बॉक्स 1 से करवा देंगे, फिर बॉक्स 1 से सिल्वर का चांस, फिर चोरी बॉक्स 2 से करवा देंगे और बॉक्स 2 से सिल्वर का चांस, फिर चोरी बॉक्स 3 से करवा देंगे और बॉक्स 3 से सिल्वर का चांस। ये मैंने पुट कर लीजिए। देखिए, बॉक्स 1 से चोरी होना, बॉक्स 2 से चोरी होना, बॉक्स 3 से चोरी होना, 3 बॉक्सेस है। अब इससे चोरी होने के चांसेस 1/3, इस बॉक्स से चोरी होने के चांस 1/3 और इससे भी चांस 1/3। तो ये तीनों वैल्यू क्या है, 1/3 है। अगर आप चाहो तो इन तीनों वैल्यू को एक ही बार में कॉमन निकाल लीजिए। निकाल लिया। अब ये बचा हुआ है, तीनों कॉमन निकाल लिया, 1/3 1/3 1/3। तो बॉक्स 1 से सिल्वर चोरी होने के चांस, अगर चोरी बॉक्स 1 से हुआ है, इसमें कितने सिल्वर है, 16, पूरा कितना है, 21। अब ये वाला बॉक्स 2 से सिल्वर चोरी होने के चांस, बॉक्स 2 में कितने सिल्वर है, 10, पूरा है 17, प्लस बॉक्स 3 से सिल्वर चोरी होने के चांस, बॉक्स 3 में 18 सिल्वर है और पूरे हैं 26। थोड़ा इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये जो भी आएगा वही चांसेस हैं कि बॉक्स से सिल्वर चोरी हुआ है, सिल्वर वाले कॉइन चोरी हुए हैं, इसके क्या चांसेस हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अप्लाई करते हैं हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब हमें ध्यान देना है कि हमें ये कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन में। थोड़ा समझिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 3 बॉक्सेस हैं, एक कॉइन चोरी हुआ, वो चोरी गोल्ड का कॉइन हुआ है, इसके क्या चांसेस हैं। तो गोल्ड के कॉइन, स्टोलन कॉइन जो है वो गोल्ड का है, इसके हमें निकालने हैं चांसेस। ठीक है, तो अब गोल्ड का कॉइन हमें चोरी करना है, तो गोल्ड का कॉइन चोरी होने के लिए कहां कहां सोर्सेस हैं। गोल्ड का कॉइन चोरी हो सकता है पहले बॉक्स से, दूसरे बॉक्स से, तीसरे बॉक्स से। मतलब क्या है कि हम जो भी आउटकम चाह रहे हैं गोल्ड का कॉइन, वो गोल्ड के कॉइन का एक नहीं बल्कि 3 सोर्सेस हैं। तो जो भी आप आउटकम चाह रहे हैं, अगर उस आउटकम के मल्टीपल सोर्सेस हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, तीनों में गोल्ड है, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमें अप्लाई करना चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। आप जिस आउटकम का निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी, अगर उस आउटकम के फुलफिल होने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल सोर्सेस हैं, तो वैसे केस में हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बस इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। हमें इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, सेम सिनेरियो से, सेम क्वेश्चन से हम समझेंगे बेस थ्योरम का क्या अप्रोच होता है। ठीक है, सब कुछ सेम टू सेम, मतलब अगेन 3 बॉक्सेस हैं मेरे घर में, उसमें कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं, प्रत्येक बॉक्स में गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, 3 बॉक्सेस हैं। घर में चोर आया चोरी करने के लिए फिर से। अब यहां पे ध्यान ये देना है, इस क्वेश्चन में नया क्या है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है। बस चोर चोरी करने आया, उसने चोरी कर भी लिया, ठीक है, और उस चोर का लक अच्छा था, अंधेरे में चोरी किया, फिर भी उसने चोरी गोल्ड का कॉइन किया। चोरी हुआ है और चोरी गोल्ड का कॉइन हुआ है। मतलब यहां पर क्या है कि यहां पे जो हमारा स्टोलन कॉइन है, स्टोलन कॉइन गोल्ड का है, ये क्लियर कंफर्म है। ये ऐसे बोलिए, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि भाई कॉइन चोरी हुआ है और कॉइन गोल्ड का ही चोरी हुआ है। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि इसके क्या चांसेस हैं कि वो जो गोल्ड वाला कॉइन चोरी हुआ है, वो गोल्ड वाला कॉइन बॉक्स 1 का चोरी हुआ है। कॉइन गोल्ड का चोरी हुआ है, बट क्या चांसेस हैं कि वो कॉइन बॉक्स 1 से चोरी हुआ है, ये बताना है। मतलब आउटकम गोल्ड ही है, चोरी गोल्ड ही हुआ है,
लेकिन वो गोल्ड किस सोर्स से जुड़ी हुआ है, बॉक्स 1 वाले सोर्स से, बॉक्स 2 वाले सोर्स से, बॉक्स 3 वाले सोर्स से। जब कभी भी आपको निकालना हो सोर्स का प्रोबेबिलिटी, कोई आउटकम आया किस सोर्स से आया, चोरी हुआ गोल्ड किस सोर्स से हुआ, इन दैट केस हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, बेस थ्योरम। तो क्वाइन तो चोरी हुआ ही है गोल्ड का, तो गोल्ड के क्वाइन चोरी होने को अगर हमने इवेंट जी बोल दिया, ठीक है, तो हमने बोला ही था, तो क्वाइन गोल्ड का चोरी हो चुका है। हमें बेसिकली इसमें क्या फाइंड करना है, देखिए हमें बेसिकली इसमें क्वाइन गोल्ड का चोरी हो चुका है, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है। हम ऐसा लिखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कि जो कुछ भी गिवन हो उसके डिवाइड में लिखो। ऐसे हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि इसके क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो गोल्ड का कॉइन चोरी हुआ है वो बॉक्स 1 से चोरी हुआ है या बॉक्स 2 से या बॉक्स 3 से चोरी हुआ है, किसी एक से मान लीजिए। तो हमें बताना ये है कि इसके क्या चांसेस हैं कि चोरी बॉक्स नंबर 1 से हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, गोल्ड का कॉइन चोरी हुआ है, क्लियर है, बस आपको यह बताना है कि बॉक्स 1 से चोरी हुआ है, इसके क्या चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं नोटेशन ये, तो यहां अप्लाई कीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P ऑफ B1 बाई G, तो नीचे में लिखिए P ऑफ G लिखते हैं हम लोग, क्योंकि गोल्ड का कॉइन चोरी हुआ है ये तो क्लियर ही है, कॉइन चोरी गोल्ड का हुआ है ये क्लियर है। हमें बताना क्या है कि वो कॉइन चोरी बॉक्स 1 से होना चाहिए, तो नीचे में G तो P ऑफ G, ऊपर में B1 है, तो हम कंडीशनल के हेल्प से यहां पे क्या लिखते हैं, P ऑफ B1 इंटरसेक्शन G, ऐसा। अब देखिए P ऑफ G, गोल्ड के कॉइन चोरी होने के चांसेस, गोल्ड के कॉइन चोरी होने के चांसेस का क्या ऑप्शन है भाई, गोल्ड का कॉइन चोरी होने का ये ऑप्शन है, हमने देखा ही है इस थ्योरम में, गोल्ड का कॉइन चोरी बॉक्स 1 से हो सकता है, बॉक्स 2 से भी हो सकता है और बॉक्स 3 से भी हो सकता है। तो ये जो गोल्ड का कॉइन चोरी होने के चांसेस है, ये फॉर्मूला, इसको बस यहां पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो गोल्ड के कॉइन चोरी होने का क्या है, P ऑफ G। देखिए जब चोरी हम बॉक्स नंबर 1 से करेंगे, इन दैट केस गोल्ड के कॉइन चोरी होने के चांसेस, फिर जब हम चोरी बॉक्स नंबर 2 से करेंगे, इन दैट केस गोल्ड के कॉइन चोरी होने के चांसेस, जब हम चोरी बॉक्स नंबर 3 से करेंगे, इन दैट केस गोल्ड के कॉइन चोरी होने के चांसेस, ऐसा। तो गोल्ड के कॉइन चोरी होने के ये चांसेस हैं, ओके। पॉसिबिलिटी ये है, गोल्ड का कॉइन चोरी इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, चोरी कहां से हो, हम चाह रहे हैं चोरी बॉक्स नंबर 1 से हो, तो चोरी 1 2 3 तीनों से हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं चोरी 1 से हो। तो ये जो 1 वाला टर्म है इसको ऊपर नोट कर दीजिए, ये हो गया हमारा फेवरेबल टर्म। हम चाह रहे हैं चोरी यहां से हो, तो यहां 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 तीनों से हो सकता है, हम चाह रहे हैं बॉक्स 1 से हो, तो ऊपर में हम क्या लिखेंगे, P ऑफ B1 इंटू P ऑफ G बाय B1। तो ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को ही हम बोलते हैं बेस थ्योरम। इसे हम क्या बोलते हैं, बेस थ्योरम। जनरली हम इस पे फोकस नहीं करते हैं, ये बस बीच का टर्म है, हम लोग फॉर्मूला याद ही रखते हैं, P ऑफ B1 बाई G इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, ऐसा। तो अब हमने देखा फॉर्मूला, अब बस ये क्वेश्चन ये रहा, हमें निकालना है कि चोरी हुआ है गोल्ड का कॉइन, इसके क्या चांसेस हैं कि जो गोल्ड का कॉइन चोरी हुआ है बॉक्स 1 से हुआ है, यहां वैल्यू पुट कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, हमने यहां वैल्यू निकाल रखा है, बस यहां पुट कर देना है। देखिए P ऑफ B1, ये वैल्यू तो हमने यहीं से लिया है, पुट कर दीजिए। देखिए नीचे में क्या है, बॉक्स 1 से चोरी होने का चांस 1/3, बॉक्स 1 से गोल्ड चोरी होने का चांस, वहां देखिए 5 गोल्ड है और पूरा है 21, बॉक्स 2 से चोरी होने का चांस 1/3, बॉक्स 2 से गोल्ड चोरी होने का चांस 7/71, बॉक्स 3 से चोरी होने का चांस 1/3, गोल्ड चोरी होने का चांस 8/26। ये हुआ टोटल चांसेस, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, चोरी बॉक्स 1 से हो, तो बॉक्स 1 वाला टर्म ऊपर में आ जाएगा, ये वाला 1/3 इंटू का 5/20, ऐसा। अगर आप ध्यान देंगे तो 1/3 यहाँ यहाँ
और यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, 1/3 1/3, तीनों से 1/3 कॉमन निकाल लीजिए और ऊपर से कट कर दीजिए। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/21 डिवाइड बाय 5/21 प्लस 7/17 प्लस 8/26। इसको फाइनली एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वही चांसेस होगा कि गोल्ड का कॉइन बॉक्स 1 से चोरी हुआ है, इसके क्या चांसेस है। बस ये, इसी को हम बोलते हैं क्या, बेस थ्योरम। अब देखिए, तो हमें यहां पर एक बात का ध्यान देना पड़ता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम में कई बार इन दोनों में होता है कंफ्यूजन कि कब अप्लाई करें ये थ्योरम, कब अप्लाई करें ये थ्योरम। तो इसके लिए समझना ये है, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या था कि चोरी हुआ है और वो चोरी गोल्ड का कॉइन हुआ है, इसके क्या चांसेस है। और यहां पे क्या था, चोरी तो गोल्ड का कॉइन ही हुआ है, लेकिन किस वाले बॉक्स से चोरी हुआ है ये बताना है। बॉक्स 1 से हुआ है ये बताना है, या बॉक्स 2 से हुआ है ये बताना है। तो टोटल थ्योरम अप्लाई कब करना है, जब आपको किसी आउटकम का निकालना हो प्रोबेबिलिटी और वो आउटकम मल्टीपल सोर्सेस से आ सकते हैं, उस आउटकम के आने के मल्टीपल ऑप्शंस हो। गोल्ड का कॉइन यहां से आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, तो अप्लाई करना है टोटल थ्योरम। अगर आपको जो भी आउटकम है, आउटकम गिवन है कि भाई चोरी हुआ है, गोल्ड का कॉइन हुआ है, लेकिन वो जो आउटकम आया है वो किस सोर्स से आया है। चोरी हुआ है गोल्ड का कॉइन, लेकिन वो किस बॉक्स से हुआ है, अगर ये बताना हो तो वैसे हमें निकालना है, अप्लाई करना है बेस थ्योरम। ठीक है, अब इन दोनों थ्योरम पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो जेईई में आ चुका है, कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इस बार आया है, क्वेश्चन करेंगे जो पहले आ रखा है, जो अच्छे क्वेश्चन है देखते हैं। देखिए, ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं थ्योरम से जो भी सीखे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बैग ए कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल्स, बैग बी कंटेन्स n व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स। सॉरी, यहां पे 4 व्हाइट बॉल्स है, यहां पर है 4 व्हाइट बॉल्स। Bag A contains 4 white balls and 5 red balls. Bag B contains n white and 3 red balls. One ball is transferred from bag A to bag B. Then the probability of drawing a ball from bag B is white is 29/45. Find n. ऐसा हमें इस n का वैल्यू बताना है। n का वैल्यू मतलब बैग बी में कितने व्हाइट बॉल है वो बताना है। अब देखिए, हमें यहां पे करना क्या चाहिए, हमारे पास 2 बैग दे रखा है, बैग ए बैग बी। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास एक है बैग ए और ये मान लीजिए हमारे पास एक है बैग बी। अपने पास 2 बैग है, बैग ए और बैग बी। तो बैग ए में क्या है, बैग ए में हमारे पास कुछ व्हाइट बॉल्स हैं और कुछ रेड बॉल्स हैं। तो जो व्हाइट बॉल्स हैं वो है 4 व्हाइट बॉल्स और उसके बाद है 5 है रेड बॉल्स। बैग बी की बात करें तो बैग बी में हमारे पास है n व्हाइट बॉल्स और हमारे पास है 3 रेड बॉल्स। ऐसा अब क्या बोला गया है, 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ए टू बैग बी, मतलब बैग ए से एक बॉल निकाला गया, बैग ए से एक बॉल निकाला गया और बैग 2 में डाल दिया। इससे एक बॉल निकाला गया और इस वाले में डाल दिया गया, तो इसमें एक बॉल ऐड हो रहा है,
बैग बी में, और इसमें एक बॉल माइनस हो रहा है, ठीक है। इस वाले से एक बॉल माइनस हो रहा है, इस वाले में एक बॉल ऐड हो रहा है। आगे क्या बोला गया है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम बैग बी, उसके बाद बैग बी से एक बॉल ड्रॉ किया गया। अब इसके बाद बैग बी से एक बॉल ड्रॉ किया गया है, ठीक है। अब देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम बैग बी इज वाइट इज 29/45, मतलब उसके बाद एक बॉल यहां से यहां ट्रांसफर किया गया, उसके बाद इस बैग बी से एक बॉल निकाला गया, और उस बॉल के वाइट होने का चांसेस 29/45 है। इस वाले से एक बॉल निकाला गया है, उसके वाइट होने का चांसेस 29/45 है। तो n का वैल्यू क्या है ये हमें बताना है। मतलब इस वाले बैग से हमने एक बॉल निकाला, उस बॉल के वाइट होने का चांसेस क्वेश्चन में गिवन है, वो है 29/45। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए इसमें कितने व्हाइट बॉल पहले से थे, ऐसा। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जो बॉल यहां है वो तो क्लियर है। इस वाले से एक बॉल इसमें ट्रांसफर किया गया है। अब ट्रांसफर जो बॉल किया गया है वो क्लियर नहीं है कि ट्रांसफर कौन सा बॉल किया गया है। अब ट्रांसफर रेड बॉल भी हो सकता है, अब ट्रांसफर व्हाइट बॉल भी हो सकता है। देखिए अगर ट्रांसफर यहां से व्हाइट बॉल होगा, अगर फर्स्ट केस मान लेते हैं कि यहां से ट्रांसफर व्हाइट बॉल हुआ, तो इसके अंदर अब कितने व्हाइट बॉल हो गए, n+1 व्हाइट बॉल हो गए बैग 2 में। यहां से अगर इसमें गया व्हाइट बॉल तो n पहले से थे, एक ऐड हो गया, और इसमें रेड बॉल तो जो 3 के हैं, जो 3 रेड बॉल हैं वो तो है ही, तो एक तो ये हो सकता है पहला केस कि इस वाले बैग से हमने जो बॉल ट्रांसफर किया अगर वो व्हाइट बॉल है तो ये होगा व्हाइट बॉल, एक बार जाएगा। या इसमें एक सेकंड केस भी हो सकता है ना कि हमने जो बॉल ट्रांसफर किया है वो व्हाइट हो ही ना, वो रेड बॉल हो। अगर रेड बॉल ट्रांसफर किया है तो इसमें n के n व्हाइट बॉल है, और रेड बॉल तो यहां 5 था, यहां से एक घटेगा रेड और यहां एक रेड बढ़ जाएगा, तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 4 रेड बॉल्स, ऐसा, ठीक है। तो अब इससे एक बॉल ट्रांसफर करने पर अब इस वाले बैग में बॉल का कॉम्बिनेशन ये है या ये है वो फिक्स नहीं है। अगर ट्रांसफर हुआ है व्हाइट बॉल तो व्हाइट बॉल का नंबर बढ़ जाएगा, अगर ट्रांसफर हुआ है रेड बॉल तो रेड बॉल का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ऐसे सिनारियो से या ऐसे सिनारियो से, दोनों में से किसी एक केस से बॉल निकाला गया। अब बोला गया है कि एक बॉल निकालने पर उसके व्हाइट होने का चांस 29/45 है, ठीक है। अब समझिए कि अगर इस वाले केस से निकालेंगे एक बॉल तो व्हाइट होने का चांस अलग हो जाएगा, यहां पे n+1 व्हाइट है और यहां पे n ही व्हाइट है, तो दोनों सेम केस तो है ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे क्या है, हमें यहां पर यह समझना चाहिए कि व्हाइट बॉल निकाले जाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। किस बेस पे चेंज हो रहा है, यहां से कौन सा बॉल ट्रांसफर किया गया है उस बेस पे चेंज हो रहा है। दो केस बन रहा है, तो हम यहां पर व्हाइट बॉल का जो भी दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, हम इसको दो केस में लेके चलेंगे। पहले हम ये मान के चलेंगे कि सर बैग 1 से जो बॉल ट्रांसफर किया गया वो व्हाइट है। देखो ट्रांसफर किया गया बॉल व्हाइट है, पहले ये मान के चलो। अगर ट्रांसफर किया गया बॉल व्हाइट है तो P ऑफ W, W में डैश लगा दो, W डैश का मतलब ये हो, ऐसा मान लो ना कि यहां से बॉल ट्रांसफर किया गया वो व्हाइट है। अगर व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया गया है, व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया गया है तो यहां एक नंबर बढ़ गया व्हाइट का। अब सेकंड बैग से हमने बॉल निकाला, उसके व्हाइट होने का प्रोबेबिलिटी P ऑफ W, व्हाइट होने का प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ट्रांसफर जो बॉल हुआ है वो भी व्हाइट ही हुआ है, या ट्रांसफर किसे करो, रेड बॉल को। ट्रांसफर किया गया बॉल रेड है,
हमने डैश लगाया तो मान लो ये ट्रांसफर किए हैं, वो उसका साइन है W डैश R डैश। ट्रांसफर किया गया बॉल व्हाइट है, इन दैट केस व्हाइट निकालने का चांस। ट्रांसफर किया गया बॉल रेड है, ये वाला केस, इससे यहां ले गए 3 का 4 हो गया, तो ट्रांसफर किया गया बॉल रेड है, इन दैट केस व्हाइट बॉल के निकाले जाने का चांस। तो व्हाइट बॉल का चांस दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, दो केस पे, कि ट्रांसफर किया है वो व्हाइट है, वैसा ये वाला केस है। ट्रांसफर किया गया वो रेड है, तो 3 से यहां पे 4 हो जाएगा, वो ये वाला केस है। अब इसका हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है 29/45, तो वैल्यू पुट कर लीजिए। अब देखिए, तो पहले व्हाइट बॉल, अब ध्यान दीजिए कि ट्रांसफर जो हुआ है व्हाइट बॉल हुआ है कि रेड, वो तो क्लियर नहीं है, लेकिन इस बैग में अगर 4 व्हाइट बॉल्स है 5 रेड बॉल्स है, तो चांसेस क्या है, अगर कोई एक बॉल निकालेंगे तो उस बॉल के व्हाइट होने का चांस, व्हाइट बॉल निकाले जाने का चांस क्या हो जाएगा, 4/9। तो 4/9 है व्हाइट बॉल निकाले जाने का चांस। अगर व्हाइट बॉल निकाल लिया ही है तो ये वाला केस बना। अब इसमें से एक बॉल निकाला गया, उसके व्हाइट होने का चांस n+1 व्हाइट बॉल, टोटल क्या है n+4, प्लस जो बॉल ट्रांसफर किया गया वो रेड है, रेड बॉल यहां से निकाले जाने का चांस, अगर अंदर में 9 बॉल्स है 5 रेड है, तो रेड बॉल निकाले जाने का चांस 5/9। अब रेड ट्रांसफर किया तो ये वाला केस बन गया सेकंड बैग में। इसमें कितने व्हाइट हैं, हमें तो व्हाइट चाहिए, n व्हाइट है, और पूरे कितने हैं, पूरे तो n+4 ही हैं। ये वैल्यू किसके इक्वल है, 29/45 के इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, n+4 × 9, n+4 × 9, अगर आप चाहें तो कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप कॉमन निकाल ले 1/9 × का n+4, तो यहां पे क्या बचेगा, ये बचा 4n प्लस का 4, और यहां पे क्या बचा प्लस का 5n इज इक्वल टू 29/45। आप चाहेंगे तो इस 9 को इस 45 से कट कर दीजिए 5 टाइम्स। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो बच गया अब यहाँ पे 4n 5n 9n, तो ये बच गया 9n प्लस का 4 डिवाइड बाय, ये तो कट ही गया, n प्लस का 4 इक्वल टू 29/5, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 5 जा 45n प्लस का 20, 29n जा 29n प्लस का 116, साइड चेंज करेंगे, 45 माइनस का 29 तो 16n, करेंगे साइड चेंज, 116 माइनस 20 96, 16n 96, सो n का वैल्यू 6 आ गया हमारे पास। मतलब जो सेकंड बैग था इसमें कितने व्हाइट बॉल्स थे, पहले से 6 व्हाइट बॉल्स थे इसमें, पहले से 6 व्हाइट बॉल्स थे। तो ये क्वेश्चन हुआ, अच्छा सा क्वेश्चन कह सकते हैं, इसी बार जेईई में आया था 25 में। ये किससे बना है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से बना है, ठीक है। आप देखिए हम इसमें एक दो क्वेश्चन और करते हैं बेस थ्योरम वाले, वो कैसे बनेंगे वो ध्यान दीजिए। देखिए हम एक अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी उसी टॉपिक का है। क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। देखिए बैग 1 है, बैग 1 कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक एंड 3 व्हाइट बॉल्स। जो लिखा हुआ है पहले उसका डायग्राम बनाइए। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक बैग है, इसमें हमारे पास 3 रेड बॉल्स है, हमारे पास 4 ब्लैक बॉल्स है, और हमारे पास 3 व्हाइट बॉल्स है। इसको हमने बैग 1 बोल दिया है, ये हमारा बैग 1 है B1। दूसरा बैग 2 है, बैग 2 में 2 रेड बॉल्स है। बोला गया है जो बैग 2 है उसमें है 2 रेड बॉल्स, उसके बाद हमारे पास है 5 ब्लैक बॉल्स, और उसके बाद है हमारे पास 2 व्हाइट बॉल्स, ऐसा, ठीक है। ये हमारा बैग 2 है, ऐसा। बोला गया 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड
टू बैग 1 टू बैग 2, यहां पर भी एक बॉल को इससे निकाला गया और इसमें ट्रांसफर किया गया। ध्यान दीजिएगा, इससे निकाला गया, इसमें ट्रांसफर किया गया। ओके, एक वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, एक बॉल निकाला गया बैग 1 से बैग 2 में डाला गया। कौन सा बॉल पता नहीं है। देन ट्रांसफर करने के बाद वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, अब इस बैग 2 से, अब एक बॉल ट्रांसफर करने के बाद बैग 2 से क्या किया गया, देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, यहां से एक बॉल को ड्रॉ किया जा रहा है। द बॉल सो ड्रॉन, यहां से जो बॉल निकाला गया है, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी ब्लैक, यहां से जो बॉल निकाला गया ये बॉल ब्लैक है, ये क्लियर है। जो ड्रॉन बॉल है वो क्या है, ब्लैक है। मतलब रिजल्ट क्लियर है, ड्रॉन बॉल इज फाउंड टू बी ब्लैक, रिजल्ट क्लियर है कि वो ब्लैक है। तो हमें क्या बताना है जब क्लियर रिजल्ट, तो द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड इज, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी कि इसका क्या चांसेस हैं कि जो बॉल ट्रांसफर किया गया था वो बॉल रेड था। ये क्वेश्चन है, जो बॉल ट्रांसफर किया गया था वो बॉल रेड था, यह बताना है। हमने एक बॉल ट्रांसफर करने के बाद यहां से बॉल निकाला, उस बॉल के ब्लैक होना ये क्लियर है, क्वेश्चन में गिवन है कि बॉल निकाला गया वो ब्लैक है। मतलब सेकंड वाले बैग से बॉल निकालने पर बॉल का ब्लैक होना ये गिवन है, ठीक है। तो सेकंड बैग से बॉल को निकालने पर बॉल का ब्लैक होना, इस ब्लैक होना को हम इवेंट बी बोल देते हैं, ठीक है। तो इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड, बॉल बी है, एक कंफर्म है। तो इस सेकंड बैग से बॉल निकाला गया वो बॉल ब्लैक है, कंफर्म है। मतलब P ऑफ डिवाइड बाय बी ये कंफर्म है, ये ऑलरेडी गिवन है। हमें निकालना है किसका प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। अब देखो, जो ट्रांसफर वाला बॉल है, जो ट्रांसफर किया गया है वो बॉल ट्रांसफर रेड भी हो सकता है, ट्रांसफर ब्लैक भी हो सकता है, ट्रांसफर व्हाइट भी हो सकता है। हमें बताना है कि इसके क्या चांसेस हैं कि जो बॉल जो ट्रांसफर हुआ है वो रेड हुआ है। तो रेड बॉल के ट्रांसफर होने का चांस, हम इसमें आर डैश लगा दे रहे हैं। आर डैश मतलब जो ट्रांसफर हुआ है उसमें डैश लगा दिया है। तो ट्रांसफर हुआ है वो बॉल रेड है, इसके क्या चांसेस है ये निकालना है हमें। ट्रांसफर हुआ है वो बॉल रेड है, इसके क्या चांसेस हैं, जबकि गिवन है कि सेकंड वाले बैग से जो बॉल निकाला गया है वो ब्लैक है, ये वाला है ब्लैक, ऐसा। तो अब देखिए यहां अप्लाई कीजिए, डिवाइड बाय बी है तो P ऑफ बी, ब्लैक बॉल निकाले जाने का चांसेस ऊपर में P ऑफ R1 इंटरसेक्शन B, ऐसा। आप देखिए सेकंड वाले बैग से ब्लैक बॉल निकाला जाएगा, इसके क्या चांसेस हैं, कितने प्रकार से निकाल सकते हैं। सेकंड वाले बैग से ब्लैक बॉल कितने प्रकार से निकाल सकते हैं आप समझिएगा। तो सेकंड वाले बैग से बॉल निकालेंगे, वो बॉल ब्लैक होगा या नहीं होगा, या होने के क्या चांसेस हैं, वो इस पर डिपेंड है कि यहां से कौन सा बॉल ट्रांसफर किया गया। अगर यहां से बॉल ट्रांसफर हमने किया है, एक बॉल ट्रांसफर किया है, अगर वो बॉल ब्लैक ही है फिर यहां से ब्लैक का चांसेस क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा 6 और पूरे क्या हो जाएंगे 10, तो 6/10। अगर ट्रांसफर किए हैं ब्लैक नहीं है, रेड है या व्हाइट है, तो यहां पर 9 से 10 तो हो जाएगा, बट ब्लैक क्या रहेगा 5 ही रहेगा। मतलब इस वाले बैग से बॉल निकालने पर बॉल ब्लैक होगा, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, इस बात पर कि ये ट्रांसफर कौन सा हो रहा है, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, हम यहां पे 3 तरह का बॉल है, तीनों को बारी बारी से ट्रांसफर करवा देते हैं। मतलब ऐसा, पहला केस हमने यहां से ट्रांसफर करवा दिया रेड बॉल, पहले ट्रांसफर करवाया रेड बॉल ट्रांसफर करवाया। ध्यान दीजिए पहला केस, अगर ट्रांसफर करवाया रेड बॉल तो यहां पे क्या बना, यहां पे अब हो गए 3 रेड बॉल्स और क्या हो गया 5 ब्लैक बॉल और है 2 व्हाइट बॉल। ये पहला केस है।
अगर ट्रांसफर ब्लैक करवाया तो क्या होगा? अगर ट्रांसफर ब्लैक हुआ है तो 3 रेड बॉल, 5, यहाँ 5 ब्लैक था, ब्लैक ही ट्रांसफर हुआ है तो 6 ब्लैक, और व्हाइट तो अभी 2 का 2 रहेगा। थर्ड केस, ट्रांसफर व्हाइट भी तो हो सकता है। अगर ट्रांसफर व्हाइट हुआ है तो 3 का 3 रेड, सॉरी यहाँ पे रेड ट्रांसफर हुआ था 3 हो गया था, यहाँ पे 2 रेड ही रहेगा, यहाँ पर भी 2 रेड ही रहेगा। यहाँ पे हमने ट्रांसफर करवाया रेड को तो रेड 3 हो गया, यहाँ करवाया ट्रांसफर ब्लैक को तो ब्लैक 5 से क्या हो गया 6 हो गया। अब करते हैं ट्रांसफर व्हाइट को तो व्हाइट 2 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ब्लैक तो 5 का 5 ही रहेगा ऐसा। अब देखिए, तो पहले ट्रांसफर करवाया रेड को ट्रांसफर करवाया, उस केस में ब्लैक होने के चांसेस, बॉल के ब्लैक होने के चांसेस, जब यहां से ट्रांसफर हमने करवाया है रेड को, आर डैश, जहां डैश लगा हुआ है समझ जाइए वो ट्रांसफर किया गया है वो बॉल, तो आर डैश को ट्रांसफर किया, उस केस में ब्लैक होने के चांसेस। फिर जब ट्रांसफर ब्लैक को ही करवाया गया, उस केस में ब्लैक होने के चांसेस, और जब ट्रांसफर व्हाइट को करवाया गया, उस केस में ब्लैक होने के चांसेस। ऐसा ये हुआ ब्लैक होने के चांसेस। जब ट्रांसफर रेड होगा यहां से, तब ब्लैक होने के चांसेस क्या होगा? तो रेड ट्रांसफर किया तो यहां 2 था, 2 से यहां हो गया 3 रेड, ये वाला ट्रांसफर किया ब्लैक को सेकंड केस में तो 5 से क्या हो गया 6 ब्लैक, ट्रांसफर किया थर्ड में व्हाइट को तो 2 से क्या हो गया 3, ऐसा। तो ये 3 केसेस हैं। रेड ट्रांसफर करवाया यहाँ पे, इस वाले केस में हमने रेड ट्रांसफर करवाया है, इस वाले में हमने ब्लैक ट्रांसफर करवाया है, और यहां हमने व्हाइट ट्रांसफर करवाया है। तो जब ट्रांसफर रेड हुआ है, इन दैट केस ब्लैक होने के चांसेस देखो 5/10। जब ट्रांसफर हुआ है ब्लैक तो 6/10, जब ट्रांसफर हुआ है व्हाइट तो 5/10, ऐसा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। हम चाहते हैं रेड ही ट्रांसफर होना चाहिए, ये हमारा फेवरेबल है, तो इसको लिख लीजिए ऊपर में, P ऑफ R डैश P ऑफ B डिवाइड बाई R डैश, ऐसा वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए, तो पहले अब यहां पर ध्यान देना है, P ऑफ R डैश रेड के ट्रांसफर होने का चांस। ट्रांसफर करने के लिए पहले यहां से बॉल निकालेंगे, तो यहां से बॉल निकालेंगे फिर ट्रांसफर होगा, तो यहां से रेड बॉल निकलेगा तभी ट्रांसफर होगा रेड बॉल, तो यहां से रेड बॉल निकलने का जो चांस है वही चांस है रेड ट्रांसफर होने का। P ऑफ R डैश रेड के ट्रांसफर होने का चांस, मतलब रेड को यहां से निकाल के यहां डालना है तो रेड निकलेगा फिर ट्रांसफर होगा, तो रेड के निकलने का चांस कितना है? देखिए यहां पे रेड के निकलने का चांस है 3, 3 4 7 3 10, तो रेड के ट्रांसफर का चांस क्या है 3/10 इनटू, अब रेड हुआ ट्रांसफर तो इस केस में ब्लैक के चांस देखिए यहां पे 5/10, तो सेम टू सेम ही है, 3/10 5/10 प्लस, अब ब्लैक का ट्रांसफर, ब्लैक के ट्रांसफर होने का चांस, इस वाले बैग में 4 ब्लैक है, पूरे 10 है, तो ब्लैक इससे निकलेगा, इसके क्या चांसेस हैं 4/10। मान लो ब्लैक निकल गया तो ये केस बचा। अब बताओ इसमें कितने ब्लैक हो गए 6, हमें ब्लैक चाहिए ना, तो 6 डिवाइड बाय 10। अब ट्रांसफर किया हमने व्हाइट को, तो व्हाइट के ट्रांसफर का चांस, इसमें कितने व्हाइट 3 व्हाइट पूरे 10, तो व्हाइट के चांस ट्रांसफर का है 3/10। मान लो व्हाइट ट्रांसफर कर दिया तो ये केस बचा, बोलो इसमें कितने ब्लैक है 5 ब्लैक है, और पूरे कितने हैं 10, 5/10। इसे सिंप्लीफाई करेंगे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये 10 × 10 100 100 100 100, 1/100 यहां से कॉमन लीजिए और 1/100 यहां से, दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, इसको हम यहां लिख रहे हैं 3 5 जा 15, तो ऊपर में क्या आया 15, और नीचे में क्या है, नीचे में देख लीजिए 3 5 जा 15 प्लस 4 6 जा 26 प्लस
4 6 24, 3 5 जा 15। तो ऊपर में क्या आ गया सर, ऊपर में आ गया 15, नीचे में कितना आया 30 24 54। आप इसे 3 से कट कर सकते हैं, तो 3 5 जा और 18 3 जा, तो आपको कितना आंसर आ गया 5/18। इस क्वेश्चन में रेड बॉल के ट्रांसफर होने का चांस कितना है 5/18 है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, 2022 में आया था मेरे ख्याल से, बेस थ्योरम पे अच्छा क्वेश्चन है। हम इस पे एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेस थ्योरम का, फिर हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अगली क्लास में। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, बैग ए कंटेन्स 2 white 1 black 3 red balls, बैग बी कंटेन्स 3 black 2 red and n white balls. One bag is chosen at random and two balls are drawn from it at random. दो बॉल निकाले गए हैं, are found to be one red and one black. दो बॉल निकाला गया, एक रेड है और एक ब्लैक है। If the probability both the balls come from bag A is 6/11, ये गिवन है, then n equals to, समझिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा उसको लेते हैं यहां पे। तो हमारे पास जो एक बैग ए है, बैग ए में क्या है, बैग ए में 2 white balls है, बैग ए में 1 black balls है और बैग ए में 3 red balls है। अगर हम बैग बी की बात करें, बैग बी में क्या है, बैग बी में 3 ब्लैक है, ब्लैक के जगह पे 3 है, 2 रेड्स है, रेड के जगह पे 2 है, 2 रेड है और n व्हाइट बॉल्स है, n व्हाइट बॉल्स है। 1 बैग इज चूजन एट रैंडम, दोनों में से किसी एक बैग से 2 बॉल निकाले गए, दोनों में से किसी एक बैग से 2 बॉल, दोनों में से किसी एक बैग से ही दोनों बॉल निकाले गए हैं, 2 बॉल निकाले गए एट रैंडम एंड फाउंड टू बी 1 रेड एंड 1 ब्लैक। दोनों में से ये हमारा बैग ए है और ये हमारा बैग बी है, दोनों में से किसी एक बैग को किया गया सिलेक्ट और हमें 2 बॉल निकाले गए, और 2 बॉल जो निकाले गए हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, 2 balls drawn, और जो बॉल निकाले गए हैं क्या है वो, आर फाउंड टू बी 1 रेड एंड 1 ब्लैक। जो भी बॉल निकाला गया है उसमें से एक बॉल रेड है और एक बॉल ब्लैक है। ये क्लियर कट गिवन है कि जो बॉल निकाला गया है वो बॉल रेड है और ब्लैक है, ये साफ साफ गिवन है। जब रिजल्ट साफ साफ गिवन हो, इन दैट केस हम क्या अप्लाई करते हैं, जब रिजल्ट साफ साफ गिवन हो कि रिजल्ट क्या है, हम अप्लाई करते हैं बेस थ्योरम। देखिए आई क्या दिया हुआ है, इफ द प्रोबेबिलिटी बोथ द बॉल्स कम फ्रॉम बैग ए, रिजल्ट ये है और ये बॉल बैग ए से आया है, इसके भी गिवन है प्रोबेबिलिटी, जो हम फाइंड करते हैं बेस थ्योरम में, सोर्स का प्रोबेबिलिटी यहां पे गिवन है, बस हमें एन फाइंड करना है। दोनों बॉल बैग ए से निकले हैं, इसके चांसेस 6/11 हैं, जो फाइंड करते हैं बेस थ्योरम में वो गिवन है, कोई बात नहीं है, जो गिवन है वो फिर से निकालिए एन के फॉर्म में, ताकि एन हमारे पास आ जाए। तो अब ध्यान दीजिए, 2 balls ड्रॉन, 2 बॉल ड्रॉ किया गया, उसमें से एक बॉल रेड है, एक बॉल ब्लैक है। इस इवेंट को हमने क्या मान लिया, चलो इसको हमने इवेंट ई मान लिया। भाई 2 बॉल निकाला, दोनों में से एक बॉल का रेड होना और एक बॉल का ब्लैक होना, इसको हमने इवेंट ई मान लिया। इवेंट ई इज ऑलरेडी अकर्ड, भाई ये बॉल तो रेड और ब्लैक है ही, इसका हमें नहीं फाइंड करना प्रोबेबिलिटी, नहीं, ये है क्लियर गिवन है, आर फाउंड टू बी 1 रेड एंड 1 ब्लैक, ये गिवन है। तो P ऑफ E, इवेंट E तो ऑलरेडी गिवन है। इफ द प्रोबेबिलिटी बोथ द बॉल्स कम फ्रॉम बैग ए, दोनों बॉल निकाला गया, एक रेड है एक ब्लैक है, ये गिवन है, और ये बॉल बैग ए से आया है, इसका भी गिवन है प्रोबेबिलिटी, ये 6/11 गिवन है। ये हम फाइंड करते हैं जनरली बेस थ्योरम से, बट यहां इसका वैल्यू दिया हुआ है और n पूछा है,
मतलब बेस थ्योरम ही फिर से अप्लाई करो, n के फॉर्म में आंसर आएगा, फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो n का वैल्यू हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, P ऑफ A बाई E गिवन है 6/11। अगर इसको थोड़ा सा फॉर्मूला को एलेबोरेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P ऑफ A बाई E है ना, तो डिवाइड बाई E है, तो जो डिवाइड में है उसको नीचे में लिखते हैं, तो P ऑफ E लिखा नीचे में, अब ऊपर में P ऑफ A और E का इंटरसेक्शन लिखते हैं कंडीशनल से। अब देखिए यहां पे P ऑफ E मतलब बॉल का रेड और ब्लैक होना, बॉल का रेड और ब्लैक होना, तो बॉल का रेड और बॉल का ब्लैक होना, देखो बॉल का रेड होना, बॉल का ब्लैक होना, तो रेड और ब्लैक बॉल तो यहां पर भी है, रेड और ब्लैक यहां पर भी है, तो 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल यहां से भी आ सकता है और यहां से भी आ सकता है। मतलब पहले निकालो बॉल बैग ए से, और बैग ए से निकालने पर रेड ब्लैक होने का चांसेस, प्लस फिर निकालो बॉल बैग बी से, बैग बी से निकालने पर रेड ब्लैक होने का चांसेस। हम क्या चाहते हैं कि कहां से निकले, बैग ए से निकले, तो इस ए वाले टर्म को ऊपर में एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ये फॉर्मूला है किसका, बेस थ्योरम का। इसका वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 6/11 है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इन सब का निकालना है वैल्यू। अब ध्यान दीजिए इसमें भी P ऑफ A, P ऑफ A, P ऑफ B। P ऑफ A क्या है, बॉल का बैग ए से निकाला जाना, बॉल का बैग बी से निकाला जाना। अब दो ही बैग है, ध्यान दीजिएगा, 1 बैग इज चूजन एट रैंडम, दोनों में से एक बैग को किया गया है सिलेक्ट, तो दोनों में से एक बैग को सिलेक्ट किए हैं, तो बैग ए के सिलेक्ट का चांस क्या है 1/2, और बैग बी के भी चांस क्या सिलेक्ट का 1/2। ये तो ऐसा ही है, P ऑफ A भी पता हो गया, बस हमें ये पता करना है। अब देखिए हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है P ऑफ E बाई A। P ऑफ E बाई A का क्या मतलब हुआ, P ऑफ E बाई A का मतलब ये हुआ कि भाई बॉल जो निकाला गया है वो बैग ए से निकाला गया है। E बाई A मतलब इवेंट A ऑलरेडी अकर्ड है, मतलब बॉल हमें बैग ए से ही निकालना है, ये गिवन है, ठीक है। अब जब बॉल बैग ए से निकालेंगे, इन दैट केस ई का मतलब क्या है 1 रेड 1 ब्लैक, तो अगर हम बॉल निकालेंगे बैग ए से, तो बैग ए से 2 बॉल निकालने पर क्या चांसेस होंगे कि वो बॉल एक रेड है और एक ब्लैक है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें पहली बात कि हम 2 बॉल बाहर निकाल रहे हैं, तो जो टोटल केसेस बनेंगे वो क्या बनेंगे, इस पूरे में से 2 बैग निकालना है, 2 बॉल निकालना है, पूरे कितने हैं 6C2, 6C2 हुआ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल केसेस, पूरे में से 2 निकालने हैं, और हमें 2 कौन सा चाहिए जो अपने फेवर में है, अपने फेवर में क्या है 1 रेड 1 ब्लैक। देखो रेड कितने हैं, तो 3 रेड में से 1 रेड चाहिए, एंड 1 ब्लैक में से वो ब्लैक चाहिए ही चाहिए, ऐसा। तो ये हमारा आ गया P ऑफ E बाई A, मतलब बैग ए से 1 रेड और 1 ब्लैक बॉल निकाले जाने का चांसेस। अगर सिंप्लीफाई कर लें 3C1 का वैल्यू 3 होता है, और उसके बाद 1C1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, 6C2 का वैल्यू कितना होता है 6 × 5/2, ऐसा ये शॉर्ट फॉर्म है। तो ये निपट गया हमारे पास, देखिए 2 3 जा, तो ऊपर में 3 है और ये है 3 × 5, फाइनली क्या आ गया 1/5। ये हमने ये निकाल लिया वैल्यू, अब ये निकाल लीजिए 1 बॉल 1 ब्लैक 1 रेड निकाले जाने का चांसेस जब बॉल बैग 2 से निकाला गया है। बैग 2 में देख लीजिए, बैग 2 में पूरे कितने बॉल हैं, हमें उनमें से 2 चाहिए, पूरे हैं 3 2 5 और n, तो पूरे बॉल है n+5, तो हमें इन n+5 में से 2 चाहिए, n+5 C2, और अपने फेवर में क्या है, हमें क्या चाहिए 1 रेड 1 ब्लैक, 1 रेड 1 ब्लैक,
तो 2 रेड में से 1 रेड चाहिए और 3 ब्लैक में से 1 ब्लैक चाहिए। सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास क्या आएगा, ये 2C1 2 होता है, 3C1 3 होता है, n प्लस 5C2 अगर इसको लिखा जाए तो ये बन जाएगा n प्लस 5 का फैक्टोरियल। अब जो इसके डिवाइड में है वो ऊपर मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, n प्लस 5 का फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस n प्लस 3 का फैक्टोरियल इन 2 का फैक्टोरियल। ये तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, n प्लस 5 है, n प्लस 3 है, n प्लस 3 और n प्लस 5 आपस में कट कर लो, n प्लस 3 यहां कट जाएगा, हमारे पास यहां पे सिंपल n प्लस 4 n प्लस 5 बच जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो ऊपर में बचेगा 12 डिवाइड बाई n प्लस 4 इंटू का n प्लस 5, n प्लस 3 यहां से कट गया तो 4 5 बच गया। तो P ऑफ E बाई बी का वैल्यू ये है। अब आप इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। अगर हम इसको यहां पुट करते हैं ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में इसको पुट कीजिए, ये हमारा 6/11 जो है सो है ही, इसको हम देख लेंगे लास्ट में। P ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 1/2 है। E बाई ए निकाला हमने, वो हमारे पास 1/5 है, डिवाइड बाय ये सेम टू सेम 1/2 1/5 प्लस 1/2 और E बाई बी का वैल्यू हमारे पास है 12 डिवाइड बाई n प्लस 4 इंटू का n प्लस का 5 इज इक्वल टू अपने पास है 6/11। अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इनका वैल्यू आ जाएगा। देखो 1/2 यहां से कॉमन निकाल लो, ऊपर से कट कर दो, कट गया, हमारे पास क्या बचा, जरा कर वो देख लेते हैं। तो ऊपर में हमारे पास है 1/5 और नीचे में क्या है, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 इंटू n प्लस 4 इंटू का n प्लस 5 और इसके ऊपर में आ जाएगा, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर प्लस का 4n 5n 9n प्लस का 20 5 12 जा 60 इज इक्वल टू 6/11। अगर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे इसको तो इस वाले 5 से ये 5 निपट जाएगा, तो अब ये टर्म ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई भी कर लीजिए एक ही बार में, तो ये अपने पास आ जाएगा n स्क्वायर प्लस का 9n प्लस का 20 ऊपर में, और नीचे में क्या आ गया, नीचे में आ गया n स्क्वायर प्लस 9n प्लस का 80 इज इक्वल टू 6/11। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसमें एक बात ध्यान दे रहे होंगे तो जो वेरिएबल का टर्म है वो दोनों में सेम टू सेम है, तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर दें कंपोनेंडो डिविडेंडो तो ये टर्म कट जाएगा ऊपर में या नीचे में। हम यहाँ अप्लाई कर लेते हैं कंपोनेंडे एंड डिविडेंडो, तो अगर अप्लाई करते हैं सी एंड डी तो क्या होगा, ऊपर में दोनों को ऐड करते हैं तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर, 9n ये आ जाएगा 18n, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। और नीचे में इसे करते हैं, ऊपर में a प्लस बी, नीचे में a माइनस बी, तो a माइनस बी करना है तो क्या होगा, n स्क्वायर कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 20 माइनस 80 ये आ जाएगा माइनस का 60 इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए ऊपर में ऐड कीजिए 11 और 6 17, यहाँ कीजिए सब्ट्रैक्ट माइनस का 5 निपट गया, माइनस माइनस, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई अच्छे से कर लीजिए, हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 10n स्क्वायर प्लस का 90n, या अच्छा होगा अगर आप इसको 5 से कट कर ले 12 टाइम्स, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या बना अभी, 2n स्क्वायर प्लस का 18n प्लस का 100, 17 इंटू 12 कितना होता है, ये हो जाएगा अपना 204, साइड चेंज कर लेंगे तो 2n स्क्वायर प्लस का 18n 100 माइनस का 204 है तो ये हो जाएगा माइनस का 104 इक्वल टू 0। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का 9n माइनस का 52
इक्वल टू का 0। अगर आप इसे फैक्टराइज कर ले तो ये आपका आ जाएगा n-4 इंटू का n+13 इक्वल टू 0। हेंस n का वैल्यू आ जाएगा 4 और n का वैल्यू आ जाएगा -13। अब ध्यान दीजिए n का 2 वैल्यू आ गया। n है क्या? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। तो व्हाइट बॉल्स का नंबर नेगेटिव में तो नहीं लेंगे हम लोग, तो कितने हो गया n का वैल्यू 4। मतलब इसमें कितने व्हाइट बॉल्स थे? इसमें 4 व्हाइट बॉल्स थे। बस ऐसे करते हैं। चलिए इस पे और क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे।